मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। मारो जुनैद और नसीर के कातिलों को। ये तो एक हेटरेट का माहौल पूरे देश में बीजेपी ने जो बनाया है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। मजहब जब दिल से निकल के दिमाग पर चढ़ जाए तो जहर बन जाता है। भट्टा के आगे जब पहुंचे तो 4-5 आदमी मिलके हमको छेक लिया और उसके बाद इंक्वायरी करने लगा मेरा पॉकेट को। किसने मेरा 16, 17, 18 हजार रुपया था, उसके बाद कपड़ा था, साइकिल था, सबको छीन लिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कपड़ों से पहचान होनी चाहिए, इसका बात किया था। कपड़ों से भी पहचान की जाती है और कपड़े खोल कर भी पहचान की जाती है। पैंट खोल के उसके बाद ये देखा कि मियाँ जी है, मेरे पैंट को खोल के पेट्रोल डाल दिया। मुसलमान समझ के मार पूरा, कोई मेरा इंसाफ न, छोटा छोटा बच्चे लोग मेरा 3 गो। उम्मीद है कि सरकार और लीडर अपोजिशन और कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टी सब मिलकर इस मुद्दे को सीरियस लेगी। बीजेपी की सरकार रूल ऑफ लॉ के तहत सरकार को नहीं चला रही है, बल्कि रूल बाय गन को चला रही है। अतहर हुसैन की मॉब लिंचिंग के द्वारा हत्या कर दी गई। दोस्तों, आज की कहानी किसी आंकड़े की नहीं है, ये कहानी किसी फाइल नंबर की नहीं है, ये कहानी है मोहम्मद अतहर हुसैन की। एक ऐसे इंसान की जो लगभग 20 साल तक कपड़े बेचता रहा, जो हर रोज़ साइकिल उठाता, गांव-गांव, घर-घर जाता और रोटी कमाकर अपने बच्चों का पेट भरता। फिर क्या हुआ उसके साथ? नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। लेकिन ये दिसंबर की वो रात उसे इंसान नहीं समझा गया, उसे गलत फहमी में चोर कहा गया और फिर भीड़ ने कानून बनकर उसे मार डाला। ये कहानी सिर्फ उसकी मौत की नहीं, ये कहानी है उस डर की जो आज भी अल्पसंख्यकों के दिल में, यानी कि मुसलमानों, क्रिश्चियंस और जो भी अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटी हैं, उनके दिल में धड़कता है। जी सुनिएगा, शायद आंखें नम हो जाएं और हम लोग कुछ सीखें, मोहब्बत करना सीखें। लोग हमको जानते हैं कि फेरी करते हैं, ब्लाउज का पीस, साड़ी सब बेचते हैं हम। लेकिन कभी ऐसा घटना देर सवेर हो गया, हम डुमरी गए थे, वहाँ से रिटर्न आ ही रहे थे कि कुछ रात हो गई। वो लोग बैठे हुए थे, 6-7 लड़का पी के। बोला कि तुम्हारा कहाँ घर है? हम बोला कि रो हमको जाना है। आगे से हमको छीन लिया, छेक लिया। मोहम्मद अतहर हुसैन, उम्र 45 साल, निवासी नवादा ज़िला, बिहार शरीफ। पिछले करीब 2 दशकों से वो साइकिल पर कपड़े बेचता था, कुर्ता, बच्चों के कपड़े, कंबल, चादरें। उनकी पहचान चोरी से नहीं, मेहनत से थी। पत्नी शबनम परवीन, बच्चे स्कूल जाने की उम्र में हैं। बड़ा बेटा मोहम्मद राकिब हुसैन 18 साल का है, जो मैट्रिक पास करके बिजली का काम सीख रहा है। गरीबी थी, लेकिन दोस्तों इस गरीबी में इज्जत थी। और इंसाफ मंच का प्रतिवाद मार्च है नवादा में पिछले दिन। अतहर हुसैन की मॉब लिंचिंग के द्वारा हत्या कर दी गई। उसी सवाल को लेकर के आज प्रतिवाद मार्च है। और चोर दरवाजे से जो सरकार बनी है, उसके जो गृह मंत्री सम्राट चौधरी है, उसको हम भाकपा माले इंसाफ मंच की ओर से कहना चाहते हैं कि आप जो चाहते हैं कि योगी मॉडल बिहार में लाना, वो योगी मॉडल बिहार का लोग बर्दाश्त नहीं करेगा। हम इसका प्रतिवाद करेंगे और दोषियों पर कार्रवाई जल्द से जल्द हो, ये हम नीतीश और सम्राट चौधरी से कहने के लिए आज दरभंगा की सड़क पर हम प्रतिवाद मार्च कर रहे हैं। फिर आई वो कयामत की रात, वो शाम का वक्त। अतहर हुसैन रोज़ की तरह कपड़े बेचकर लौट रहे थे। भट्टा पर गांव के पास उनकी साइकिल का टायर पंचर हो गया। पास ही कुछ लोग अलाव जलाकर, यानी कि सर्दी थी तो वो आग जलाकर बैठे हुए थे। अतहर हुसैन उनके पास गए और उनसे पूछा, क्या पास में पंचर बनाने की दुकान है?
सुनिएगा, एक गाड़ी जिसमें कपड़े रखे हुए, साइकिल से 24 साल में उसने साइकिल के अलावा कुछ नहीं ले पाया। क्या कमाता होगा, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना है। साइकिल पंचर हो गई, ठंड हो रही है, जल्दी घर जाना है, बच्चों के पास जाना है, खाना खाना है, सोना है, क्योंकि सुबह फिर साइकिल लेकर आना है। ऐसे में साइकिल उस गरीब की पंचर होती है और वहाँ पर ताकतवर लोग आग जलाकर बैठे हुए हैं और पूछता है वो, कहीं पर पंचर की दुकान है। हाय, ये पंचर, ये अब्दुल पंचर वाला पास में होता तो शायद कुछ नहीं मिलता, पर अब्दुल पंचर वाला नहीं था और यहीं से कहानी बदल गई। हम कपड़ा बेचने के लिए डुमरी गए थे और के बाद आने में हमको लेट हो गया, 7-8 बज गया। भट्टा के आगे जब पहुंचे तो 4-5 आदमी मिलके हमको छेक लिया और उसके बाद इंक्वायरी करने लगा मेरा पॉकेट को, जिसमें मेरा 16-17-18 हजार रुपया था। उसके बाद कपड़ा था, साइकिल था, सबको छीन लिया। छीनने के बाद क्या हुआ कि 4 आदमी मिलके पैर हाथ पकड़ के एक ठो रूम में ले जाके हमको बंद कर दिया। जब काफी रात हुआ तो हमको क्या किया कि पैट खोल के उसके बाद देखा कि मियाँ जी है, मेरे पैट को खोल के पेट्रोल डाल दिया और धिपा करके उसके बाद मारता था। और के बाद खाल उजड़ जाता था गरम से, ये समझे, खाल उजड़ जाता था। और उसके बाद एक लड़का क्या किया कि पिलास से मेरा कान को कतर दिया, पिलास से मेरा उंगली को कतर दिया। कोई लाठी से मार रहा है, कोई रड से मार रहा है, कोई पिलास से मेरा कतर रहा है, कान को, उंगली को तोड़ रहा है। उसके बाद कोई नरेटी छीप रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे सीना पर चढ़ के पूरा दम दिया, मुंह से ब्लड आ गया। उसके बाद सिर पर रड से मारा, मेरा सिर फट गया। हाथ को ईटा रख करके हाथ को मेरा तोड़ दिया, खुमच करके पूरा एकदम उसके बाद मारना चालू करता था अपने जब तक हमको खत्म कर दिया। और खत्म करने के बाद जब हम एकदम लार पुकार हो गए तो कोई अल्लाह का बंदा 112 नंबर को फोन किया तो प्रशासन आया। प्रशासन का किया कि जल्दी से हमको गाड़ी पर लादा और उसके बाद बोला कि कौन 2 ठो है तो मेरे साथ चले। तो वही 2 ठो को लेके आया थाना। और उसके बाद प्रशासन बोला कि इस तरीके से मारा जाता है। हाँ, प्रशासन है मारा जाता है। हाँ, छोटा मेरे बाल बच्चा है, हम ही एक ठो कमाने वाले हैं, कोई नहीं मेरा आगे पीछे, समझे। ये अब मेरा बाल बच्चा हो गया, टूअर हो गया है। अब बताइए, पैसा भी छीन लिया, सामान भी छीन लिया, कपड़ा लत्ता सब छीन लिया। अब कहाँ से हम क्या करेंगे बताइए। आप ही लोग साफ करेंगे, आप ही लोग का छोड़ते हैं। उन लोगों ने नाम पूछा, काम पूछा और फिर एकदम से मारना शुरू कर दिया। परिवार के अनुसार 20-25 लोगों की भीड़ थी। पहले लात घूसे, फिर जलती लकड़ी से मारा, फिर कपड़े उतार दिए। आरोप है कि हाथ पैर बांधे गए, गर्म लोहे से यातना दी गई, प्राइवेट पार्ट्स में बिजली के झटके दिए गए, उंगलियां कुचली गई, सिर की हड्डी टूट गई। हमारे हस्बैंड को छुट्टी दीजिए, हम प्राइवेट में, लेकिन पुलिस नहीं बोला। जब पूरा सीरियस मेरा हस्बैंड हो गया
तो जाकर के रूह निकलने वाला, तड़प तड़प के निकल रहा, जब रूह सांस लेने में दिक्कत है, एकदम पूरा हालत खराब। तब उसके बाद में हमें वो छुट्टी दिया, वो भी दिया पावापुरी ले जाने के लिए छुट्टी दिया, एम्बुलेंस बुलाया। उन लोग 12:30 बजे रात में हम पावापुरी गए। पावापुरी जाने के बाद वो लोग को देखा, बताया, तो उन लोग भी ढिलाई दिया, उन लोग भी कुछ नहीं किया। बाद में 3 गो सुई दिया। उसके बाद में देखा कि बोले नहीं मेरा हस्बैंड का तबीयत ठीक ना, आप कैसे सुइया? बोले नहीं सुइया दिया कोई मुश्किल नहीं है, ऑक्सीजन लगेगा। ऑक्सीजन लगाया और तबीयत बिगड़ने लगा। जब पूरा लचा फिर हाथ पैर जोड़ने लगे। अब भी तो हमारे हस्बैंड को ले जाने दो, सरकारी नहीं हम दिखाएंगे। फिर बहुत जब एकदम पूरा निकल गया, एकदम आजिज हो गया, वो रूह निकल गया। उसके बाद हमको पुलिस ने पूरा बोला कि जाइए बिहार शरीफ जाइएगा। कहाँ जाइएगा? ले जाइए बिहार शरीफ। हम लेके आए अस्पताल, मछली मार्केट की तरफ एक अस्पताल है, वहाँ लेके आए। वहाँ जब भर्ती किया, जब देखा तो उनको ब्लड जैसी निकाला, उनका हाथ पैर सूना सूना हो गया। उसके बाद में बेड पे ले गए। हमारे हस्बैंड को जैसी लेटाया, लेटाने के बाद में मुंह से ब्लड आया हल्का, आँख ऐसे फाड़ के हमें देखा। उसके बाद नहीं रहा, हमारा हस्बैंड निकल गया। सर ये पुलिस की है, काम पुलिस किया हमारे हस्बैंड को। वो लोग तो काफी मारा, बहुत मारा, मुसलमान समझ के मारा पूरा। कोई मेरा इंसाफ ना, छोटा छोटा बच्चे लोग मेरा 3 गो, इन लोगों को कौन देगा? मेरा जवाब हार्ट पेशेंट मरीज, लड़की उड़ता है। अभी हमारा बीपी लो हो गया तो हमारा चक्कर उठने लगा। तो अभी हम लोग सोचिए अगर हमें कुछ सरकार से आपका क्या मांग है? सरकार से क्या मांग है आपका? सरकार से मांग है कि हमारे बच्चे को नौकरी चाहिए। और मेरा घर में कोई कमाने वाला नहीं है, बस यही। और उसको पूरी सजा दीजिए, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। उसको फांसी पर चढ़ाना चाहिए। उसके भी बात चाहिए। नहीं जानते हैं, अनजान को हम क्या किए। उसके बाद हमारे हस्बैंड पहचाना तो वो तो खत्म हो गया भाई साहब, वो तो है नहीं कि वो हिंसा। मगर हमें कहना है कि मुसलमान को जो इतना आजिज किया जा रहा है इंडिया में, सारी दुनिया में, क्या हिंदू का रहने का यहाँ है जगह? हम लोगों को नहीं है जगह रहने के लिए। हमारा नौजवान चला गया तो वो काफी, हम लोग सभी को मारे, सभी बच्चे को मार दे, हमें भी मारे, वो काफी को भी हमें सजा दिला के, अब बच्चे लोग को, वो हमको भी सबको मार दे। हम भी अपने हस्बैंड के पास जाना चाहते हैं। बस हमें इंसाफ चाहिए, हमें खड़ी होकर उसको फांसी हम दिलाएंगे। समझ गए? फांसी चाहिए, फांसी उसको हम दिलाने के लिए तैयार है। जैसे रण बेवा हम हुए, 20 साल शादी का मेरा हुआ, 20 साल के 30 साल की उम्र में हम बेधवा हो गए। इसके लिए हमको इंसाफ चाहिए, बस। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा। पिछले कुछ वक्त से मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा रहा हूँ, मेरे इस हाथ में दर्द है। जब वो हाथ मोड़ता है ना हुजूर साहब, चीखें निकल जाती हैं, आँख से आंसू आ जाते हैं। तब कि वो एक ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट है, लेकिन जब वो मेरे हाथ को मोड़ता है ना, तो मैं बता रहा हूँ, मैं अच्छा खासा मजबूत आदमी हूँ, बहुत कंट्रोल कर लेता हूँ। मेरे आँख से आंसू निकल आते हैं, चीखें निकलती हैं, चीखें। और जब ये अतहर हुसैन को ये यातना पहुँच रही होगी, ये सोच कर ही भी ना मैं काँप रहा हूँ इस वक्त। शायद आपके अंदर भी कुछ अगर इंसानियत बची होगी तो सोचना होगा ये कहाँ से ऐसे लोग आते हैं। मोदी की एक ही गारंटी मुसलमानों से नफरत की गारंटी है। वो 2002 से सिर्फ नफरत के मुजाहरे कर रहे हैं। और 17 करोड़ देश की आबादी है मुसलमानों की, सबसे बड़ी अल्पसंख्यक समाज है। वो देश के 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ मुसलमानों के नहीं है क्या? उनको इस तरह से रुसवा करना, उस तरह से उनसे नफरत करना, और अगर कल कुछ देश में दंगा हो जाए तो जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की होगी। बस। जब वो बेहोश हो जाते हैं तो पानी डालकर होश में लाया जाता है और फिर मारपीट। रात 7 बजे से 2 बजे तक आखिर में उन्हें चोर साबित करने के लिए शरीर पर गहने रख दिए गए। फिर सुबह आती है, परिवार को एक वीडियो मिलता है। भाई मोहम्मद चांद हुसैन ने देखा, चेहरा पहचाना, परिवार दौड़ा नवादा सदर अस्पताल। अतहर हुसैन पहचान में नहीं आ रहे थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मुझे भीड़ ने मारा। ये तो एक हेट्रेड का माहौल पूरे देश में बीजेपी ने जो बनाया है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। अगर वही लोग मुसलमान समाज के होते तो क्या होता? आप खुद सोचिए। तो कानून का इस्तेमाल जो है ना, मजहब को देखकर
पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को देखकर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जाहिर है तो ये तो एक बेहतरीन मिसाल है मुसलमानों से हेट्रेड की और उनको अप्रेस करने की। पहले रो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, फिर नवादा सदर अस्पताल, फिर भगवान महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पावापुरी, और फिर सुबह 12 दिसंबर उनकी मौत हो जाती है। ग्राम भट्टा थाना रो में एक व्यक्ति को मारपीट किया गया है और छीन छोड़ किया गया है, जिस संबंध में रो थाना कांड संख्या 413-25 दर्ज किया गया और 10 नेम्ड व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज किया गया था, जिसमें से 4 की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है और जो व्यक्ति इलाजरत थे उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। 6 दिन 6 रातें हर उम्मीद कम होती गई। FIR दर्ज हुई 25 लोगों के खिलाफ, 10-15 अज्ञात, 9 गिरफ्तार, धाराएं दंगा, गंभीर चोट, खतरनाक हथियार। बाद में हत्याएं की धाराएं जोड़ी गईं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट परिवार को नहीं दी गई। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान परिवार से मिले, 20,000 तत्काल सहायता दी, 3 लाख CM राहत कोष से वादा किया गया। RJT के प्रवक्ता का बयान आता है, मॉब लिंचिंग बढ़ रही है, नफरत फैलाई जा रही है। कोई तो सवाल तक नहीं पूछ रहा है। बात यह है संदीप जी कि सादत हसन मंटो जी ने एकदम परफेक्ट लिखा था कि मजहब जब दिल से निकल के दिमाग पर चढ़ जाए तो जहर बन जाता है। ये जहर यूं ही नहीं फैला है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कपड़ों से पहचान होनी चाहिए, इसका बात किया था। कपड़ों से भी पहचान की जाती है और कपड़े खोलकर भी पहचान की जाती है। कपड़ों से पहचान की गई थी 10 महीने पहले, जब वाहन चेकिंग के नाम पर बिहार पुलिस ही मधुबनी में जो मौलाना थे उनके दाढ़ी नोची, उनको मारा था। उनसे भी तेजस्वी जी मिलने गए थे। मात्र 10 अगस्त की बात है, उस समय भी इसी तरह की घटना सामने आई। टोपी देखकर पहचाना गया, मारा गया। इस बार जब कपड़ों से पहचान नहीं हुई तो कपड़ा खोल करके पहचाना गया और फिर मारा गया। सिर्फ मारा नहीं गया, उंगलियां तोड़ी गईं, पिलास से उनका कान काटा गया। जमाअते उलेमाए हिंद ने कानूनी मदद का ऐलान किया। शबनम परवीन उनकी पत्नी कहती हैं, मेरे बच्चों को कौन समझाएगा कि उनके अब्बा चोर नहीं थे। ये सबसे बड़ी चोट है। पूछा जाएगा, जब बच्चा बड़ा होगा पूछा जाएगा कि इनके वालिद कहाँ हैं, कहेंगे कि उनका इंतकाल हो गया, तो सबसे पहले सवाल क्या होगा? सोच सकते हैं आप, आज से 15 साल के बाद कैसे मरे? वो बच्चा क्या जवाब देगा कि मेरे अब्बा ने चोरी नहीं की थी, उनको उस देश में मार दिया गया जो बाबा साहब का संविधान को मानता था? कोई मानेगा? हर इंसान ना, जो हम लोग हैं ना, जिस तरह की हमारी फितरत है, हम लोग मुस्कुरा देंगे चोरी था। आप सोच सकते हैं वो बच्चों की जिंदगी कैसे जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बुजुर्गों, एक बहुत ही दर्दनाक घटना का जानकारी मिली है। नवादा से बिहार शरीफ के रहने वाले अतर साहब की जो मॉब लिंचिंग हुई, बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही दर्दनाक। और समझ में नहीं आता है कि बिहार सरकार जो इतना पुलिसिंग की बात करती है, एक्शन की बात करती है, चाहती है कि पुलिस द्वार पे रहे और उसका इंसाफ हो, तो ये बिहार सरकार से उम्मीद है कि जो अतर साहब मरहूम जो जिनका इंतकाल हुआ, पूरी दुनिया ने देखा, हर चैनल न्यूज़ चला रहा है, जितने भी नेशनल चैनल है, स्टेट चैनल है, वो न्यूज़ चला रहा है। उम्मीद है कि नीतीश जी कल परसों नवादा और गए भी थे, और नालंदा उनका गृह जिला है, बगल में नवादा है, और आपको वहाँ से जीत भी हासिल हुई। और आपने न्याय के साथ विकास की बात की कि सबके साथ न्याय होगा, नीतीश जी ने वादा भी किया। उम्मीद है कि बिहार सरकार अतर के फैमिली को कंपनसेशन में नौकरी भी देगी और कम से कम उनके जो फैमिली है, विक्टिम फैमिली जिनके घर में मातम हुआ है, उसको कम से कम 20-25 लाख रुपया बिहार सरकार दे। CM रिलीफ फंड से दे सकता है बिहार सरकार के पास वो प्रोविजन। और हम चाहते हैं कि लीडर ऑपोजिशन जो बने हैं तेजस्वी यादव, जो बार बार मुसलमानों के वोट लेने का हम भरते थे और लिया भी उन्होंने, जिसके चलते आज जो 25 सीट दिया है उसमें कहीं ना कहीं 99% मुसलमानों के भी वोट उनको मिले, और जिसके चलते वो कामयाब हुई। चाहे भाई वीरेंद्र हों, चाहे आसिफ साहब बिस्पी से हों, चाहे इनके जो जितेंद्र जी हों, चाहे उसामा साहब हों, जितने भी लोग हैं वो जीते हैं। उन्होंने मुसलमानों ने भर के वोट भी दिया आपको। तो लीडर ऑपोजिशन भी चुप्पी तोड़े, कम से कम इस मुद्दे पर बोले।
क्योंकि अमूमन तो आप बोलते नहीं है मुसलमानों पे। जब भी मॉब लिंचिंग हुआ है तो लीडर अपोजिशन साहब आप तो गायब रहते हैं, चाहे छपरा हुआ, सारण में हुआ, नबीनगर में हुआ, अररिया में हुआ, कस्टोडियल डेथ हुआ, आपने तो कभी लब पे मुसलमानों का नाम लेना भी तक आपको रहमत नहीं किया आपने। उम्मीद है कि इस मुद्दे पर लीडर अपोजिशन भी बोलेंगे। कांग्रेस पार्टी जो मुसलमानों की रहनुमा बनती, आज इमरान प्रतापगढ़ी को नवादा के लोग खोज रहे हैं, बिहार शरीफ का में आपका कैंडिडेट थे, आपके पार्टी के माइनॉरिटी के अध्यक्ष थे स्टेट के, वो उम्मीद है कम से कम जाएं, कांग्रेस पार्टी राहुल जी आए या कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक डेलीगेशन आए, उसको कंपनसेशन दे, क्योंकि कंपनसेशन सिर्फ रायबरेली या वायनाड तक नहीं सीमित हो। बिहार में बिहार शरीफ ने एक कांग्रेस का वहाँ पे मुसलमानों ने, दूसरे कम्युनिटी के लोगों ने वोट भी दिया था, आपके स्टेट प्रेसिडेंट माइनॉरिटी के चुनाव लड़े थे, वहाँ पर जाए इंशाल्लाह। एमआईएम तो वहाँ के जो एमआईएम के नवादा के जिम्मेदार और बिहार शरीफ के जिम्मेदार वो उसके घर भी गए और इंशाल्लाह अख्तरुल साहब, तौसीफ साहब और एमआईएम का एक डेलीगेशन जा भी रहा है। तो हम बिहार सरकार से ये मुद्दामाना अपील करते हैं। होम मिनिस्ट्री अभी सम्राट चौधरी जी आपके पास है, आपने तो बड़ी अच्छा बोला कि मुस्लिम गांव में पले बड़े हैं, अली बेतेब भी आता है आपको, तो जब यही है तो इंसाफ कीजिए। आपको एक अल्लाह ने मौका दिया है, अवाम ने आपको मैंडेट दिया है, तो उस मैंडेट पर आप खड़ा होकर उस फैमिली के विक्टिम फैमिली में आप जाइए या अपने जिम्मेदार मंत्री को भेजिए और वहाँ पर उसको फैमिली कंपनसेशन दीजिए, उनके घर वालों को नौकरी दीजिए। यही हम आपसे उम्मीद है कि सरकार और लीडर अपोजिशन और कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टी सब मिलकर इस मुद्दे को सीरियस लेगी और उस गरीब को जिसके साथ इतनी बेरहमी से उसकी हत्या हुई है, दोषियों पर बिहार सरकार स्पीडी ट्रायल कराए, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, फाइनेंशियल कंपनसेशन दे और कम से कम उसके घर जाए ताकि दूसरा कोई हिम्मत नहीं कर सके। यही जो नीतीश जी जो 10वीं बार मुख्यमंत्री बने, आपसे यही गुजारिश है। और सम्राट जी आप पहली बार गृह मंत्री बने हैं, तो इससे उम्मीद है कि आप इंसाफ कीजिए। एक औरत, एक विधवा, 3 बच्चे और एक समाज का डर। क्या गरीबी अपराध है? क्या मुसलमान होना शक की वजह है? क्या भीड़ को सज़ा मिलेगी? अतहर हुसैन का कसूर क्या था? सिर्फ नाम, सिर्फ पहचान। मोहम्मद अतहर हुसैन अब नहीं है, लेकिन सवाल जिंदा है। तो फिर क्या जुनैद और नसीर के मारने वालों को भी गोली मारोगे? बताओ बीजेपी वालों, जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे तुम। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। मारो जुनैद और नसीर के कातिलों को। नहीं मारोगे, अब तक 1 पकड़ा गया, 9 गायब। नहीं करोगे। जब तक भीड़ कानून बनेगी, जब तक पहचान पर शक होगा, तब तक कोई भी अगला अतहर हो सकता है। जी हाँ, इसके बाद जब ये सब हुआ, अरशद मदनी जी ने ट्वीट किया। क्या लिखा है वो भी सुन लीजिए। बिहार मॉब लिंचिंग हादसे पर अतहर हुसैन के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए जमीयते उलेमाए हिंद ने लीगल पैनल का गठन किया है। बिहार में मॉब लिंचिंग में मारे गए अतहर हुसैन की पत्नी की दरख्वास्त पर जमीयते उलेमाए हिंद की कानून सहायता समिति इस मामले में कानूनी मदद उपलब्ध कराने के लिए आगे आई है। इस प्रकरण में जमीयते हस्तक्षेप इंटरवियर के रूप में याचिका दायर करेगी। इसी सिलसिले में जमीयते उलेमाए हिंद की लीगल टीम अनुभवी आपराधिक वकीलों का एक विविध पैनल गठित कर रही है ताकि पीड़ित परिजनों को न केवल न्याय दिलाया जा सके बल्कि हत्यारों को उनके किए की सख्त सज़ा तक पहुंचाया जा सके। नालंदा में गरीब फेरी वाले अतहर हुसैन का नाम और मज़हब पूछकर मार डाला गया। तो अब देश का पक्षपाती मीडिया चुप क्यों है? क्या इसलिए कि मरने वाला मुसलमान है या दोहरा चरित्र क्यों? जुल्म ही होता है, वो ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। अगर हम इंसान होने का दावा करते हैं तो हमें हर इंसान के जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की सख्त हिदायतों के बावजूद ऐसे घटनाक्रम का होना इस बात का प्रमाण है कि ऐसे कृत्य करने वालों को राजनीतिक संरक्षण और समर्थन प्राप्त है। इसी कारण उनके हौसले बुलंद हैं। मॉब लिंचिंग सांप्रदायिक तत्वों की नफरत भरी राजनीति का नतीजा है जो देश में खुलेआम की जा रही है। इन हालातों में मायूस होने की ज़रूरत नहीं। अगर इरादे मजबूत हों तो निराशा के अंधेरों से उम्मीद की शमा रोशन हो सकती है, क्योंकि इस देश की मिट्टी में मोहब्बत का खमीर शामिल है। बीजेपी की सरकार रूल ऑफ लॉ के तहत सरकार को नहीं चला रही है बल्कि रूल बाय गन को चला रही है। और ये पिछले 2017 से जब से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी।
और मुझे पता है जब ये वीडियो कुछ लोग देखेंगे तो वो ज़रूर कहेंगे कि बांग्लादेश में जो हिंदू माइनॉरिटी के साथ हो रहा है उनके खिलाफ आप क्यों नहीं बोल रहे। हम उनके खिलाफ भी बोल रहे हैं और हम यही कह रहे हैं कि देश, मोदी सरकार, बीजेपी भी सख्ती से बोले कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ ये सब क्यों हो रहा है, बंद हो, कोई भी माइनॉरिटी सुरक्षित हो। लेकिन जब हमारी सरकार ये बोलेगी तो वहाँ पर सबसे पहले ये सवाल उठाया जाएगा कि आपके देश में माइनॉरिटी का क्या हाल है और आप किस हैसियत से ये बोल रहे हैं। ये सवाल गंभीर है। अगर हमें सवाल पूछना आता होता तो हम ज़रूर पूछते हैं कि ये क्यों हो रहा है दुनिया भर में, देश भर में और हमारे हिंदुस्तान में। माइनॉरिटी के खिलाफ मॉब लिंचिंग कब बंद होगी? नमस्कार।